जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा के चुनाव पश्चात की राजनीतिक जो सीन हमारे देश में चल रही है उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का थंबनेल का विषय है बंटोगे तो कटोगे। योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों ये बात बोली थी यूपी में। वो हरियाणा चुनाव में बहुत ही राजनीतिक रूप से सनातनियों के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है और इंडी गठबंधन ने कांग्रेस को, इंडी गठबंधन के साथियों ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। अभी मतलब परसों ही जो चुनाव आए हैं हरियाणा विधानसभा के, उसके पश्चात पूरा कांग्रेस और उसके गठबंधन के साथियों में आपस में जुतम पेचार आरंभ हो गया है और कांग्रेस के साथियों ने कांग्रेस को आईना दिखाना आरंभ कर दिया है। वो कैसे, किस तरह से, वो सब मैं आपको अब विस्तार से बता रहा हूं। अभी ये जो योगी आदित्यनाथ तो स्टार सबसे बड़े, मान मोदी के बाद भारत में सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं बीजेपी के लिए योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू रीजन में बहुत सारी सभाएं की एवं हरियाणा में भी दूसरे नंबर पर, मोदी पश्चात दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सभाएं करने वाले, चुनावी सभाएं करने वाले योगी आदित्यनाथ ही थे। और उनकी जो एक गजब की बात वो बोले, बंटोगे तो कटोगे। इसका मतलब सनातनियों को उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि आप जातियों में अगर बंटते रहोगे और विभाजित होते रहोगे, कांग्रेस के और कांग्रेस के साथियों को इससे ताकत मिलेगी तो आपका वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में और हरियाणा का विकास भी अवरुद्ध हो सकता है, होगा। ऐसी बातों का जो मैसेज उन्होंने अपनी जनसभाओं के माध्यम से दिया, उससे हरियाणा के देशभक्तों के बीच में राष्ट्रवाद की एक बहुत ही प्रबल लहर देखने को मिली और उन्होंने बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में भाजपा को झोली भर भर के वोट दिया। उसी का नतीजा है कि तीसरी बार वह हरियाणा विधानसभा में बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नहीं तो जब से हरियाणा का गठन हुआ है, मेरे ख्याल से 1966 में गठन हुआ था हरियाणा का, उसके बाद आज तक अर्थात 2024 तक कोई भी पार्टी की सरकार तीसरी बार वहां नहीं आई हरियाणा में। यह पहला मौका है कि 2014 में, 2019 में और 2024 में लगातार तीसरी बार बीजेपी की पार्टी की सरकार हरियाणा में शपथ लेने जा रही है। और नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर हैं वर्तमान हरियाणा के, उन्हीं को शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री पद की। और उनके साथ में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी होंगे, जो आजकल बीजेपी का फॉर्मूला चल रहा है भारत में। सभी स्टेट में 2-2 चीफ मिनिस्टर के साथ में प्रत्येक चीफ मिनिस्टर के साथ में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिए जाते हैं। उसी फॉर्मूला के तहत हरियाणा में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल में। अब मैं बता रहा हूँ कैसे मतलब गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस का आईना दिखाया। सर्वप्रथम मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब अगले महीने नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। तो नवंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में और झारखंड में, दोनों जगह चुनाव होने जा रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा। अर्थात ये आने वाले 1-2 महीने में 3 राज्यों में, 3 जगहों पे विधानसभा के चुनाव होंगे। तो संजय राउत जो बड़बोले नेता है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने निशाना साधा है कांग्रेस पर और कांग्रेस को आईना दिखाया है
उन्होंने बोला कि आप लोग नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस को निशाना साधते हुए बोले, आप लोग नरेंद्र मोदी से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है, आप अक्षम है, कैपेबिलिटी आप में नहीं है, आप में समायोजित, अपने साथियों को समायोजित करने की क्षमता नहीं है, चाहत नहीं है, इच्छा नहीं है। इसीलिए हरियाणा में जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। ये बोलना संजय राउत का, जो बड़बोले नेता है शिवसेना के, उद्धव ठाकरे गुट के, और सांसद भी हैं। और उन्होंने साफ साफ उदाहरण देके भी बताया है कि हरियाणा में अभी जो चुनाव समाप्त हुए हैं उसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, किसी से भी, ये सारे के सारे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये सारे के सारे इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी हैं। इसीलिए संजय राउत ने बोला कि आपने अगर इंडिया गठबंधन के तहत अपने साथियों संग, अर्थात आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में अगर आप गठबंधन कर लेते हरियाणा विधानसभा चुनाव में, तो आपको आज ये बुरे दिन देखने नहीं मिलते। क्योंकि चूंकि समाजवादी पार्टी, उसको तो वो यूपी से बाहर कहीं नहीं है उसका, तो उसको अगर 1-2 सीट भी अगर दे देती कांग्रेस अपने कोटे की, तो वो खुश हो जाते। मैं बता रहा हूँ ये रियलिटी। और रही बात ये आम आदमी पार्टी की, जहां से अरविंद केजरीवाल आते हैं, वो तो हिसार के हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली वो है हिसार के, और अपने को हरियाणा का बेटा बोलते आए हैं। वो सब पूरे हरियाणा में चुनाव प्रचार में बोल रहा था कि मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैं हरियाणा का बेटा हूँ, मैं आपका बेटा हूँ। ये सब उन्होंने जुमलाबाजी की बहुत हरियाणा चुनाव में। तो उनको अगर 4-5 सीट दे देते और इनको अगर 1-2 सीट दे देते, अर्थात 6-7-8 सीट अगर छोड़ देते, तो कांग्रेस को इतने दुख के दिन देखने नहीं पड़ते। ऐसा मतलब बहुत सारे राजनीतिक पंडितों का भी आकलन है, और संजय राउत शिवसेना के नेता ने भी बोला है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे नेता के ऊपर। कल ही आम आदमी पार्टी की एक नेत्री जो स्पोक्स पर्सन है दिल्ली की, उन्होंने भी खुदा कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो जनवरी में दिल्ली विधानसभा का चुनाव, जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम कांग्रेस के साथ में कोई गठबंधन नहीं करने वाले हैं। साफ साफ बोल दिया उन्होंने। और इस ऐसी ही बात मनीष सिसोदिया, जो वहां के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं अरविंद केजरीवाल के बाद, उन्होंने भी साफ साफ इशारा कर दिया, बोल भी दिया। अर्थात दिल्ली विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सहयोगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। अब आप देखिए 4-5 महीना पहले जो दिल्ली में लोकसभा के जो चुनाव भी भारत में हुए थे, उसमें दिल्ली में 7 सीट आती है लोकसभा की, 7 सीट में इनका गठबंधन था, और 4 सीट पर आम आदमी पार्टी लड़ी थी, 3 सीट पर कांग्रेस लड़ी। हालांकि 7 सीट ये लोग हार गए, लेकिन 4-5 महीने में ऐसे हालात बदल गए हैं कि इंडिया गठबंधन में आपस में जुगतुम पेजार हो रही है, जुद्दे में दाल बट रही है, और आपस में गठबंधन का ना मतलब सहयोगी लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और कोई किसी को दूसरे को सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब गुटबाजी आपस में काफी तेज हो गई है। जो ये सब जो इनका जो हो रहा है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के पक्ष में है, बीजेपी के हक में है। अब मैं बता रहा हूँ अखिलेश यादव, जो भारत का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, वहां पर 10 जगह विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि 10 जगह 80 सीट वहां पर है लोकसभा की, और 10 जगह जो एमपी लोग जीत के गए हैं लोकसभा में, वो 10 जगह विधानसभा, वो सब विधानसभा के सदस्य थे, उन्होंने विधानसभा का पद छोड़ दिया, लोकसभा का पद कायम रखा। इसलिए इलेक्शन कमीशन वहां पर विधानसभा में उपचुनाव करने जा रही है। शायद मोस्ट लाइकली दिवाली के बाद ही वहां पर उपचुनाव होंगे, अर्थात नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है। तो इसके लिए अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ में जो गठबंधन किया था लोकसभा चुनाव में, अखिलेश यादव ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया अपने टर्म्स की बात कही है कांग्रेस को, और साफ साफ अपने इशारे से ही अपने तरफ से मोनोपोली के तौर पर कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। और उन्होंने चाहे गठबंधन रहे या जाए, उन्होंने 10 जो उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के,
उसमें से 6 सीट का अनाउंसमेंट भी कर दिया समाजवादी पार्टी के नाम का, जो लोग प्रार्थी होंगे उम्मीदवार होंगे। अब बची 4 सीट, जो हम लोगों के पास मीडिया सर्कल में जो खबर आई है उसमें अखिलेश यादव ने कांग्रेस को इशारा कर दिया है कि केवल 1 सीट हम देंगे आपको, अर्थात 10 में से 9 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी और 1 सीट पर कांग्रेस लड़ने की संभावना है। माने कांग्रेस की अब देखिए कितनी दुर्गति ये 4-5 महीने में आ गई है यूपी में। वैसे भी कांग्रेस का वहां कोई नाम लेवा नहीं है, केवल मुसलमानों के वोट के एकत्रीकरण से ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उन्होंने अच्छी कामयाबी हासिल की थी पिछले लोकसभा चुनाव में, केवल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के ध्रुवीकरण के चलते और यादवों के वोट के ध्रुवीकरण के चलते, नहीं तो इनको ये सफलता भी नहीं मिलती। इसके अलावा मैं आप बता रहा हूँ, बंगाल के मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बोला, उनके सांसद ने कटाक्ष करते हुए बोला, ममता बनर्जी की पार्टी के एक सांसद ने, कि कांग्रेस बड़ी एरोगेंट है, मतलब घमंडी है कांग्रेस, झगड़ालू है कांग्रेस एक्चुअली अपने साथियों को साथ में लेकर जाना चाहती नहीं है, और वो राज्यों में जो लोग सब रीजनल पार्टियां हैं, मतलब स्थानीय पार्टियां हैं प्रत्येक राज्य में, उनके कंधे पर सवार होकर अपना फायदा देखती है, अपना फायदा ढूंढती है और स्वार्थ हासिल करती है, तत्पश्चात उनको धक्के मार के विदा कर देती है। ऐसा आरोप तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने कांग्रेस पर लगाया है। अब मैं आ रहा हूँ जम्मू कश्मीर के जो उमर अब्दुल्ला, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं एवं अब 2-4-5 दिन में वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे हैं, उन्होंने अपने गठबंधन के साथी कांग्रेस को साफ साफ बोल दिया है कि हम तो भाई केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से हम सहयोग देते रहेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, हमें भारत सरकार से केंद्र सरकार के सहयोगी के रूप में रहना पड़ेगा जम्मू कश्मीर के विकास के लिए। वास्तव में बहुत अच्छा आईना उन्होंने दिखाया कांग्रेस को, और वास्तव में देखा भी जाए तो जम्मू से तो कांग्रेस का सफाया हो गया है। कश्मीर रीजन में भी उन्होंने टोटल में 90 सीट में कांग्रेस वहां पर पाई है 6 सीट। 6 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कामयाब रही, 90 में से 6, मतलब देखा जाए तो गिनती में नहीं आती। और अच्छा, वो 6 के 6 मुसलमान उम्मीदवार जीते हैं, एक भी कांग्रेस का हिंदू उम्मीदवार जम्मू रीजन से नहीं जीता है कांग्रेस का। 6 जो जीते हैं कांग्रेस के 6 मुसलमान उम्मीदवार हैं, 6 के 6 जो जीते हैं, बस उसी में कांग्रेस सिमट के रह गई है। और कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी साथी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस से बिना विचार विमर्श किए अपनी तरफ से भारत सरकार के साथ में सहयोगी के रूप में रहेंगे बोल के, सहयोगी की भूमिका में रहेंगे बोल के बोल भी दिया मीडिया को एकदम स्पष्ट रूप से। अब मैं एक बात और बताता हूँ कैसी दयनीय स्थिति। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है, दुनिया की शायद इकलौती पार्टी है जो अगर कहीं जीतती है लोकसभा में, विधानसभा में या कहीं और विधान परिषद में, तो जीत का सेहरा कांग्रेस के हाईकमांड को दिया जाता है, कांग्रेसियों के द्वारा, कांग्रेस की स्टेट यूनिट के द्वारा, कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। हाईकमांड में कौन है? वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा। और अगर कांग्रेस हार जाती है किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा के चुनाव में, तो ठीकरा फोड़ा जाता है स्टेट यूनिट के ऊपर। मतलब कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस समिति रहती है, उस पर हार का ठीकरा फोड़ा जाता है, एंटी इनकम्बेंसी का ठीकरा फोड़ा जाता है। और फोड़ा जाता है किसके सिर? इलेक्शन कमीशन के सिर। इलेक्शन कमीशन को तरह तरह की गालियां देते हैं ये कांग्रेस वाले इलेक्शन के पश्चात जब हार जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को भदी भदी गालियां देते हैं, उनको अपमानजनक उनके ऊपर टिप्पणी करते हैं और ईवीएम के सिर ठेकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं। और आप तो नई बात बोलने लगे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम की बैटरी जो है वो स्लो हो गई, इसलिए आप लोग हार गए। ईवीएम की बैटरी कहीं 80% चल रही थी, कहीं 90% चल रही थी। अरे भैया, पहले तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे ईवीएम पर, अब ईवीएम की बैटरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं।
कि 80% बैटरी मतलब चल रही थी, 90% चल रही थी, इसी के चलते हम लोग 20 सीट हार गए। मतलब किसी न किसी के तो सिर ठेकरा फोड़ेंगे ना कांग्रेस वाले, अपने नेता के सिर को तो फोड़ेंगे नहीं भैया। साफ साफ जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप अर्थात तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, इन तीनों की लीडरशिप भारत के लिए आजकल बेकार साबित हो रही है, दिनों दिन बेकार साबित हो रही है। और इन तीनों की लीडरशिप जो है निकम्मी है, निठल्ली है, इसलिए इन तीनों से छुटकारा पाइए अगर आपको अपनी पार्टी को बचाना है। अब देखिए मजे की बात है, जैसे हरियाणा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव आए हैं, रिजल्ट आया है, तुरंत भाई बहन का विदेश में चले गए। सुनने में आता है 4-5 दिन के लिए विदेश दौरे पर गए। इसलिए अरे हरियाणा विधानसभा में चुनाव में हार गए वो तो समझ में आता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो आपकी गठबंधन के आप और आपकी गठबंधन के सहयोगियों ने मेजोरिटी पाई है। वहां के लोगों को तो मुबारकबाद देते हैं, वहां की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को। 24 घंटे तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ने किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया कि हाँ भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जब मीडिया वालों ने बारंबार क्वेश्चन उठाए कि कहां गए राहुल गांधी, कहां गए प्रियंका गांधी वाड्रा, और उन्होंने एक ट्वीट करके लोगों को धन्यवाद भी नहीं दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, तब जाके 24 घंटा बाद राहुल गांधी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को धन्यवाद दिया और अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया, और हरियाणा के में भी अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया 24 घंटे पश्चात। ये तो क्या है कि अभी गए विदेश में वही कहीं जॉर्ज सोरोस या उनके एजेंट से मिलेंगे, मंत्रणा करेंगे, और क्या कैसे क्या फिर अब आगे की रणनीति राजनीति करनी है भारत में, कैसे भारत को बदनाम करना है, देश विरोधी ताकतों के हाथ में ये लोग तो बिके हुए हैं, सबको मालूम है। लेकिन अब जो भी है, भारत की जनता, विशेषकर हिंदू जनता जाग गई है, जागरूकता आ गई है। अब इनके झांसे में कोई आने वाला नहीं है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।